Welcome back, students. Today we are going to continue with our chapter Rebel and the Raj. और ये है आपका पार्ट 2। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि क्या वजह थी जिसकी वजह से 1857 बेसिकली हुआ था। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं वो सारे कॉजेस को एनालाइज करने वाले हैं, वो सारे कॉजेस को समझने वाले हैं जिसकी वजह से 1857 रियल में हुआ था। और 1857 के रेबेलियन के टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या था। सबसे पहले 1857 के टाइम पे एक र्यूमर फैला था। र्यूमर आप समझते ही हैं, अफवाह आजकल बात फैलती है, कोई भी अफवाह कहीं पे भी कोई भी कैसे भी फैला देता है। तो यहां अफवाह फैली थी कि 1757 अंग्रेज भारत आए थे और किसी ने बताया कि 100 साल के बाद यानी अब है 1857 अंग्रेजों का भारत से नामो निशान मिट जाएगा। किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी या लोगों के अंदर ये बिल्कुल एक नई सोच थी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक र्यूमर था जिसको फैलाया गया था। इसीलिए 1857 में ये रिबल हुआ था। पहली सबसे पहले। दूसरी चीज है कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस को ओवरसीज भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं? ओवरसीज भेज रहे हैं। क्लियर है? ओवरसीज यानी कि समुद्र के पार भेज रहे हैं भाई। और समुद्र के पार का मतलब है कि भारतीयों का मानना था कि समुद्र के पार जाने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। खिलाफ हो गए। दो बड़े बड़े कारण आपके सामने नजर आ रहे हैं। तीसरा कारण है कि ब्रिटिश जो हैं उनके बारे में एक और अफवाह उड़ाई गई। ये सारी अफवाहें ध्यान रखिएगा। एक और अफवाह उड़ाई गई कि वो बोन डस्ट मिला रहे हैं आटे में। क्या कर रहे हैं? फ्लोर यानी आटे में, गेहूं के आटे में बोन डस्ट मिला रहे हैं। काउ, पिग, ह्यूमंस सभी की जो बोन्स हैं उसका डस्ट मिला दिया जिससे आपका धर्म नष्ट हो जाए। भारतीयों के लिए उनका धर्म बहुत बड़ा है। भारतीय जो है अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। धर्म के नाम पर कितने बड़े बड़े अपराध किए जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज थी कि जो किसी हिंदू फैमिली का लड़का कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियन में, उसको एंसेस्ट्रल क्या होगा? उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाएगा। भाई साहब लीजिए नया काम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर कोई बच्चा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर शेयर मिल जाएगा। आपको जानकारी होगी कि लड़कियों को भी शेयर जो है 2002 में मिला है, उससे पहले लड़कियों को भी नहीं मिलता था। अब समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों ने तब क्या सोचा था, बट ये भी एक कारण बना जो इन सब चीजों का। इसके अलावा सती प्रैक्टिस पर बैन जो 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि सती प्रथा पर बैन कब और किसने लगा दिया। राजा राम मोहन राय प्ली करके गए थे और उन्होंने बैन लगा दिया। हिंदुओं ने कहा भाई हमारे मामले में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? क्रिश्चियन बन रहा है लड़का, हम नहीं देना चाहते, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हम नहीं दे सकते हैं। आप सती प्रैक्टिस भी हमारे यहाँ बैन कर रहे हो। हमारे तो सती तो माता होती है भाई, है ना? पद्मावत इतनी बड़ी एक एपिक बनी और पद्मावती को इतनी बड़ी सती माता बोला गया, तो सती तो माता होती है, देवियां होती हैं भाई। हमारे यहाँ कन्या स्त्रियां देवियां हैं, तो क्यों उनके बीच में आप टांग अड़ा रहे हो? लेकिन कानून का डंडा यहां चला और यहां गड़बड़ हो गया। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज के ऊपर रोक लगा दी गई। ये भी एक मामला था।
इंडियंस ने कहा भाई तुम हमारे मामलों में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे हो अंग्रेजों और गड़बड़ कर रहे हो, तो ये मत करो। इसके अलावा देखिए सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज। इसके बाद एक और कांड किया अंग्रेजों ने जिसमें उन्होंने कहा विडो रीमैरिज। विधवाओं की शादी भारतीय नहीं करते थे, विधवाओं की शादियां नहीं करते थे, बल्कि उनको सर मुंडा के कहीं आइसोलेशन में रहना पड़ता था। आप एक मूवी देख सकते हैं प्रेम रूप, जो विधवा पुनर्विवाह के ऊपर ही है, बट यह विडो रीमैरिज की बात है। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, भारतीयों ने कहा क्यों करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। ये सब कारण बने जिनसे 1857 हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने इतने सारे एक्शंस लिए जिनकी वजह से ये 1857 हुआ। बहुत सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं इट वॉज अ सिपाही म्यूटिनी, क्योंकि वहां पे उनको इंटीग्रेशन नहीं दिखाई देता, सिपाहीज का और आम जनता का इंटीग्रेशन उनको नहीं दिखाई देता। यहां आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिंबल्स थे जिसको इस म्यूटिनी का सिंबल बताया गया, वो था लोटस। गांव गांव में कमल का फूल लेकर लोग जाते थे, एक गांव से कमल का फूल दूसरे गांव में जाता था, हर व्यक्ति उस कमल के फूल को सूंघकर वचन देता था कि मैं अपनी भारत माता के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो पहला सिंबल हुआ लोटस। दूसरा सिंबल था चपाती। बहुत सारे हिस्टोरियंस इन दोनों सिंबल्स को ऑथेंटिक मानते हैं, हम भी इनको ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इस चीज का जिक्र है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी भी इसका जिक्र करती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चपाती क्या होता था, एक गांव से बन के दूसरे गांव में जाती थी, एक एक टुकड़ा गांव का हर व्यक्ति खाता था और कसम खाता था कि मुझे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, किसी भी तरीके से भारत से अंग्रेजों को निकालना है। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से नाना साहेब ने कानपुर में एडमिनिस्ट्रेशन अपने होल्ड में कर लिया था। तो यहां पे क्या था, इसको हम कह सकते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। क्या किया उन्होंने, एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसे कहते हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट। जैसे नाना साहब ने कानपुर में पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, इसी तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट जो है देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग पिकेट्स में बनाई गई थी। तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि जो पैरेलल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपने ऑफिसर्स को भी रिक्रूट करना शुरू किया था। क्या करना शुरू किया था, तो ये ऑफिसर्स इन्होंने रिक्रूट किए थे। ऑफिसर्स रिक्रूट करने के बाद में इन्होंने क्या किया था, लोकल गवर्नमेंट को वहां पे इन्होंने खुद चलाया था। और इस तरीके से खाली कानपुर में ही नहीं, दिल्ली में भी और इसके अलावा दूसरे सभी जगहों पर जहां पे रेबेलियंस ने अपनी गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था, अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी, वहां इस तरीके की चीजें हुई थी। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ जाना चाहिए कि जो चीजें हैं वो किस तरीके से चल रही थी। अब हम बात करेंगे इस म्यूटिनी के रिप्रेशन की। रिप्रेशन जो था वो बहुत ही ब्रूटल था। जब हम रिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन था, और इस ब्रूटल रिप्रेशन में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, कई लोगों को गोलियां मार दी गई, कई लोगों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया। तो रिप्रेशन बहुत ही, वाकई में ये रिप्रेसिव टाइप का था। तो रिप्रेशन के लिए इन्होंने क्या किया, एक मेजर्स यूज किए जिससे कि अगर बागियों के साथ में या फिर रेबेलियंस के साथ में किसी भी कम्युनिटी के एक लड़के का या किसी एक व्यक्ति का पूरा इन्वॉल्वमेंट साबित होता है या उन्हें शक होता है, तो वहां एक ही पेनल्टी थी, दैट वाज द डेथ पेनल्टी। तो इस तरीके से विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। नाना साहेब
कानपुर से नेपाल भाग गए। बेगम हजरत महल ये भी नेपाल चली गई, अवध से थी। ठीक है, तो कई सारे हमारे क्रांतिकारी मारे गए, कई सारे हमारे जो यहाँ पे 1857 की क्रांति के जो मुखिया थे, जो लीडर्स थे, वो कई सारे नेपाल चले गए, कई लोग मारे गए और बुरी तरह से इसको रिप्रेस कर दिया गया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कालपी, यहां इनकी डेथ हो गई और इनको वहीं मुखाग्नि दे दी गई। तो ये बहुत ही रिप्रेसिव तरीके से अंग्रेजों ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इन चीजों को वापस अपने कब्जे में किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पेंटिंग्स है जिनके थ्रू बताया जाता है। जैसे एक पेंटिंग के अंदर मिस व्हीलर बैठी हुई है और वहां पे एक लेडी बैठी हुई है, उसके साथ में उसकी 3 बेटियां बैठी हुई हैं और जो रेबेलियन है वो उनके घर के अंदर आ रहा है और जो लैंप पोस्ट है वो ठीक उन्हीं के ऊपर एक पूरी तरह से उनको रोशन कर रहा है। इसके अलावा लखनऊ प्रेसिडेंसी का मामला है। लखनऊ प्रेसिडेंसी में जब कर्नल नील, ह्यूरोज ये लोग वापस जाते हैं तो वहां किस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंसी को जीता है वो यहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि पेंटिंग्स के नेम याद रखिएगा। जैसे कि हम थॉमस जॉन बार्कर की पेंटिंग की बात करें, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, इनके बारे में बात करते हैं या बाकी पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत फेमस पेंटिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो फेमस पेंटिंग हमारी है जिसमें मिस व्हीलर जो है वो दिखाई देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्टून छापे गए थे, बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई थी जिसमें विक्टिम्स दिखाया गया था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को ये बताया गया था कि आप विक्टिम्स हैं और ब्रिटिश मीडिया में इस बात का बहुत हो हल्ला मचाया गया था। बट यहाँ अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली टेरर को परफॉर्म कर रहे थे और वो ये इस चीज को क्लेम कर रहे थे कि जो रेबल्स हैं वो टेरर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम के लॉर्ड थे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं वाइसरॉय, तो लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि देयर इज नो स्कोप फॉर और नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, यानी हमारे पास किसी को माफ करने का कोई टाइम नहीं है, हम किसी को माफ नहीं कर सकते, हमारी माफी जो है वो बेकार है। ठीक है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे सामने और आती हैं और 1857 जो है वो हमें देता है नेशनल इमेजरीज, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, यहां हमने रिप्रेशन के बारे में बात की, अलग अलग लीडर्स के बारे में बात की, यहां हम बात करेंगे इमेजरीज के बारे में, नेशनल इमेजरीज। नेशनल इमेजरीज, ठीक है, जब हम इमेजरीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि हमारे बहुत सारे नेशनल हीरोज यहाँ निकल के सामने आते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहेब हैं, तात्या टोपे हैं, मौलवी अहमदुल्ला हैं, इसके अलावा बेगम हजरत महल हैं, सब नेशनल हीरोज यहाँ निकल के आते हैं। इसके अलावा बहादुर शाह जफर तो है ही, और बहादुर शाह जफर के ऊपर एक बुक है जो विलियम डैलरिम्पल लिखते हैं, द लास्ट मुगल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस बुक में विलियम डैलरिम्पल जो है वो आम लोगों के पर्सपेक्टिव से, आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे 1857 के इस इंसिडेंट को नरेट करते हैं। तो यहाँ बहुत ही क्लियर मामला है। और यहाँ नेशनलिस्ट इमेजरीज क्या है, बहुत सारे हमारे नेशनल हीरोज हमें मिलते हैं। अब यहाँ जब हम हीरोज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी हीरो जो आती हैं वो आती हैं
क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई सबसे बड़ी हीरो है, उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं था। यहाँ तक कि ब्रिटिश जो कमांडर्स थे उनका ये कहना था कि भारतीय लड़ाकों में, भारतीय कमांडर्स में सिर्फ एक वही थी जो दूसरों से हटके सोचती थी और जिन्होंने वाकई में हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भारतीय क्या वाकई में इतने अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसके बाद 1857 के बाद जो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, जो हम पहले ही लेक्चर आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि 1857 से इंस्पायर होके हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से भारत को आजाद कराने के लिए एक नेता जो साउथ अफ्रीका से आते हैं वो किस तरीके से उनको अपना लीडर बना के और उनके नए नियमों सत्य और आग्रह, सत्याग्रह और जिसमें सत्य और अहिंसा ये दो चीजें वो देते हैं और उसके थ्रू हम अपनी आजादी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।